बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 9 और चैप्टर नंबर है 8। ठीक है, हम पीछे सारे लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं। ये सारे जितने भी लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेक्चर्स अब हो रहा है, तो सारे लेक्चर एक प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। पीरा एक्ट 2024 के नाम से है। उसमें आपको सारी मालूमात दी गई हैं, आपको सारे समझ कंसेप्ट क्लियर वगैरह हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पहले बता रही हूँ कि पीरा जो है, पीरा एक्ट 2024 ये बहुत ईजी है, आपको समझने के लिए बस काफ़ी है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको रट्टे लगाने की ज़रूरत है। बस कॉमन सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और मज़ीद हम जब ये एंड हो जाएगा तो ये इसके एंड पे तो मैं आपको ना MCQs की ना एक लिस्ट दूंगी जिसने आपको तैयार करनी है। उसी के मुताबिक आपका पेपर होगा इंशाल्लाह ताला। उसी MCQs लिस्ट में से आपका MCQs सॉल्व हो जाएंगे। चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ द नोटिस। अब नोटिस जो होता है ना, ये जारी होता है। ठीक है, ये कौन जारी कर सकता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ये नोटिस जो होता है या तो फिर ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर करता है, SDO करता है। 16 ग्रेड से ऊपर तक, 16 ग्रेड एंड इससे अबव जितने भी ग्रेड्स हैं वो नोटिस पीरियड देते हैं, नोटिस जारी करते होते हैं, ये समन जारी करते होते हैं। उनके फिर एक पीरियड भी मैंशन होता है। ठीक है, अब इसमें जो होता है, ऐसे कितने तरीके होते हैं नोटिस जारी करने के। पहला तरीका यह है पर्सनल सर्विसेज। अगर जो है नोटिस शैल बी सर्व्ड ऑन द ऑफेंडर थ्रू एनी एम्प्लॉई। वो कहते हैं अगर जो ऑफेंडर होता है इसको किसी भी ना एनी एम्प्लॉय, किसी भी ना एम्प्लॉय से कह के, ठीक है, कह के उसको ना ऑफेंडर को भेजा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बेस्ट सच कहते हैं सब्जेक्ट टू रिसीविंग गिवन बेस्ट सच ऑफेंडर, और किसी भी ऑफेंडर को डायरेक्ट भी दिया जा सकता है। प्रोवाइडिंग द रिफ्यूजल ऑफ रिसीव नोटिस शैल नॉट इफेक्ट द वैलिडिटी। वो कहते हैं कि ना उसको पहला तरीका यह पर्सनल तरीका से कि कोई भी मुलाजिम जाकर उस ऑफेंडर को दे, अगर वो कह दे कि नहीं कि ऑफेंडर कहे कि मैंने इस चीज़ को इनकार कर रिसीव करने से, तो इस चीज़ को वो क्या करेगा, उसकी गुंजाइश नहीं होगी। उसके बाद जो दूसरा है, एक मिनट, हाँ, उसके बाद वैलिडिटी को इफेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद जो दूसरा है कि सर्विसेज एट प्रीमाइसिस। इसमें कहते हैं फंडर कैन नॉट बी लोकेटेड फॉर हिज सर्विसेज पर्सनल सर्विसेज। इसमें फंडर को ना पर्सनल सर्विस मतलब कोई एम्प्लॉय नहीं जाके देता, बल्कि वो उसके कॉरियर सर्विसेज के ज़रिए उस तक पहुँचाए जाते हैं। पहला ये इफ़ द फंडर ऑनर ऑफ ए प्रॉपर्टी वेयर द ऑफेंस हैज़ अकर्ड। अगर या तो जो है ऑफेंडर है वो किसी प्रॉपर्टी का मालिक है जहाँ पे कोई खिलाफ वर्जी हो रही है। ठीक है, बट इज़ नॉट पोसेशन thereof ऑफ द नोटिस शैल बी सेंट टू एंड लास्ट नॉन एड्रेस ऑफ द ऑफेंडर। और जो ऑफेंडर का जो आखिरी जो एड्रेस मालूम होगा ना, उस जगह पे जाके उसको क्या कहेगा, उसको वो नोटिस भेजा जाएगा। इफ़ द ऑफेंडर ऑक्युपाइंग ऑनर, अगर या तो फिर वो कब्ज़ा, उसने जो ऑफेंडर है उसने कब्ज़ा व मालिक मतलब कब्ज़ा करके ना मालिक बना हुआ है, या फिर टेनेंट है, या फिर अदरवाइज ऑक्यूपेशन या पोसेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी वेयर द ऑफेंस इज अकर्ड। या तो फिर देखिए, या तो प्रॉपर्टी को मालिक हो सकता है, रियल मालिक हो सकता है, या फिर उसने किसी पे कब्ज़ा किया हो, या फिर वो किराएदार हो, या फिर वो जिसके पास प्रॉपर्टी उसके कब्ज़े में मौजूद हो, वहाँ पे कोई खिलाफ वर्जी और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उसको भी एक क्या करा जाएगा, उसी प्रॉपर्टी पे, उसी जगह पे क्या किया जाएगा, उससे एक नोटिस भेजा जाएगा। ठीक है, ये तो सर्विसेज की बेसिस पे हो गया, और एक हो गया पर्सनल। अब तीसरा है फिक्सिंग ऑफ नोटिस। If service of any reason is not possible or expedient in manner set out above। इसमें जो आया मतलब जो सर्विस में इसकी बात हो रही है कि अगर फिर भी वो बंदा एड्रेस नहीं मिल रहा, किसी वजह से उसको ऑफेंडर को नोटिस नहीं मिला, तो लेकिन उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा, तब वो क्या करा जाएगा। कहते हैं फिर फिक्सड एट ए कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस। इस घर का जो होगा ना मशकूक जगह, उस जगह पे क्या किया जाएगा, फिक्स कर दिया, मतलब चिपका देंगे। ठीक है, इसमें ऑफेंडर जो होगा नॉन टू हैव लास्ट रेजिडेंट और कैरीड इन बिजनेस और पर्सनली वर्कड फॉर गेन, वहाँ ये उस जगह पे लगाया जाएगा, हमेशा किया जाएगा जहाँ पे वो उसका आना जाना हो, या कोई बिज़नेस हो, या फिर उसमें से उसका कोई कारोबार हो, मतलब जहाँ पे वो लोग देख सके, उसको पता लग जाए कि नोटिस जारी हो चुका है, वो उसको रीड आउट कर सके, आसानी से पढ़ सके। इसके कितने मोड हो गए, पहला मोड ये था पर्सनल, दूसरा ये है प्रीमिसाइज, तीसरा है फिक्सिंग, और फोर्थ वाला है पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर। अगर फिर भी किसी वजह से उसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, वो नोटिस नहीं मिल पा रहा, तो क्या करेंगे, डेली नेशनल उर्दू न्यूज़ ऑफ वाइड सर्कुलेशन शैल बी मेड। वो क्या करेगा, इसको न्यूज़पेपर में अखबार, उर्दू अखबार में क्या होगा, नेशनल उर्दू अखबार में जो कौमी होगी उर्दू अखबार, उसमें उस नोटिस को लगा दिया जाएगा।
और अगर फिर भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा तो लोकल प्रोक्लेमेशन हो गया। इसमें कहते हैं कि नोटिस पीरियड ऑफ जनरल नेचर एंड रिलेटेड टू मैनी पर्सन ऑफ सेम लोकेलिटी। उससे वो कहते हैं कि उस एक बंदे के अलावा वहाँ पे उसी जगह पे और लोग भी हैं, कई सारे लोग हैं, तो उनके अंदर जहाँ पे उसकी जान पहचान होगी वहाँ पे या तो ऐलान कर दी या फिर अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, मेयर जाएगी लाउड स्पीकर के ज़रिए, उस इलाके में लाउड स्पीकर के ज़रिए ऐलान कर दिया जाएगा कि वहाँ पे उस बंदे की हमें ज़रूरत है या फिर उस बंदे के लिए नोटिस जारी हो गया है। ठीक है, उसके कितने तरीके हैं? टोटल 5 तरीके हैं। ठीक है, और कहते हैं वेयर सर्विस इज़ मेड बाय द एम्प्लॉय ही शैल क्लियर सर्टिफाई ऑन द डुप्लीकेट ऑफ नोटिस दैट ही हैज़ सर्व्ड नोटिस ऑन द रिक्वायर्ड पर्सन। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर पॉइंट में अगर कोई एम्प्लॉय के ज़रिए मेड मतलब कोई पर्सनल मोड अपनाया गया है ना, उसके ज़रिए अगर उसको नोटिस पीरियड भेजा गया तो उसकी कॉपी उस बंदे के पास, उस एम्प्लॉय के पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में है पेनल्टीज़। पेनल्टीज़ मतलब हैं अंडर दिस एक्ट। पेनल्टीज़ जो होती हैं वो होती हैं जुर्माने। कहते हैं कि इस एक्ट के तहत जो बताया गया है उसके मुताबिक काम किया जाएगा। कहते हैं इन्फोर्समेंट पर्पज़ ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ स्केड्यूल्ड लॉज ओनली दोज पेनल्टीज में बी इम्पोज्ड which are permitted under this such relevant laws whose enforcement and regulatory compliance is sought to be achieved under this act। कहते हैं कि इस एक्ट के अंदर इसके अंदर रूल्स के अंदर इस इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है, जो कंप्लेंट्स है उस मिलती हैं, कंप्लेंट्स मिलती हैं, उसके मुताबिक जो पेनल्टीज़ जो फ़ाइन लगाते हैं, जो पेनल्टीज सेट करते हैं उसके मुताबिक उसको दी जाएंगी, उसको पेनल्टीज़ पे करनी होंगी। अगर कहते हैं कि अगर किसी वजह से वो अगर प्रोवाइडेड दैट नो पेनल्टी अंडर दिस एक्ट शैल बी इम्पोज्ड सेव इन द मैनर एज मे बी डिस्क्राइब। और कहते हैं किस वजह से ना अगर वो उसने गलत काम नहीं किया तो उसको फिर पेनल्टी नहीं मिलेगी। आगे प्रिक्यूनरी लिमिट्स फॉर पेनल्टीज़। अब पेनल्टीज़ कब लगती हैं? पेनल्टीज़ तब लगती हैं जब वो किसको क्या करे, कोई ऑफेंड करते हैं तब पेनल्टीज़ लगती हैं। ठीक है, उसको फ़ाइन लगता है, पेनल्टीज़ लगती हैं। या फिर उसको तब कहते हैं कि ना ये पेनल्टीज़ जो होती है, फ़ाइन जो होता है आम पब्लिक के लिए होती है, जो पेनल्टीज़ के होती हैं ना वो होती हैं ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि सिर्फ जो होते हैं ना लोग जो इलीगल काम करते हैं वो सिर्फ आवाम नहीं करती, बाज़ औक़ात ऑफिसर्स से भी गलत काम हो जाता है, चाहे अनजाने में या अनजाने, मतलब जानते हुए भी ना जानते हुए चाहते हुए भी किसी न किसी तरह से कोई ना कोई काम गलत हो जाता है, तो इस वजह से उनको भी फिर सजाएं मिलती हैं। क्या मिलती है? उनको पेनल्टीज़ मिलती हैं, या तो उनको जुर्माने लगते हैं। इस एक्ट में तहत इस एक्ट के अंदर इस एक्ट के तहत जितनी भी पेनल्टी बनती है उनको पे करना ज़रूरी है। ठीक है, ये प्ले करना ज़रूरी है। उसके कहते हैं कि अप्लाई टू ऑफिस अथॉरिटी एज मे बी। उसके कहते हैं ये इन तमाम ऑफिसर्स अथॉरिटी के तमाम ऑफिसर्स पे अप्लाई हो सकती है। आगे चैप्टर नंबर 10 प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर में होते हैं वो तमाम इक़दाम लिए जाएँ जो किसी भी ऑफेंस को होने से रोक सकें। सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स। हेयरिंग ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन और रिसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी मर्डर में प्रोसीड अंडर चैप्टर 18 ऑफ कोड और 8 ऑफ कोड एंड रिक्वायर्ड ए पर्सन टू एक्जीक्यूट ए बॉन्ड ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज़। ये इतना खास जरूरी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या आता है। इसमें सिक्योरिटीज आ जाते हैं और बॉन्ड्स आ जाते हैं। इसमें ना वो ये कहता है कि अगर बॉर्डिंग हॉरिंग ऑफिसर को अपने तरीके से या उनको किस तरह की कोई शिकायत मिलती है किसी भी तरीके से किसी भी लिहाज से, तो फिर उसको क्या कबल अज़ वक्त वो उस पर इक़दाम लेगा जिसकी वजह से वो वाक़या नहीं हो पाएगा, वो ऑफेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 9 है ऑफेंसेस। अब ऑफेंसेस किस तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इनकी क्या रीज़न होती है, कुछ इंटेंशनली होते हैं कुछ अनइंटेंशनली होते हैं, वह सारा हम इस चीज़ में डिस्कशन करते हैं। और कहते हैं व्हेन हुज एवर इंटेंशनली और विदाउट कॉज। वो कहते हैं कि इंटेंशनली या बगैर किसी वजह के he refused to receive the notice or prevent the service of notice by absconding or averting proclamation, affixation or removal of such affixation। अब कहते हैं अब एक बंदा जो उसके ऑफेंस हो रहा है, ऑफेंस उसको नोटिस जारी करेगा ना, वो कहते हैं इनकार कर देते हैं कि मैंने किस तरह का किस लिहाज से कोई 5-6 तरीके पीछे बताया गया है ना। एक पर्सनल मोड है, दूसरा है सर्विस मोड है, तीसरा कौन सा मोड है फिक्सेशन है, चौथा कौन सा न्यूज़पेपर में पब्लिश वाला है, उसके बाद 5वां जो है फिक्सेशन वाला। अगर कहते हैं इंसार के बावजूद भी उसको वो इनकार कर देता है नोटिस रिसीव करने से, वो कहता है कि मुझे किसी को नोटिस मिला ही नहीं, तो वो भी ऑफेंडर ही कहलाता है। ठीक है, वो कहते हैं वो किसी भी आगे इस एक्ट के तहत जो भी ऑर्डर्स इशू होते हैं ना, वो क्या कहते हैं इसको डिसोबे कर देते हैं तो भी ऑफेंस होगा।
कहता है कि ना, वो कहते हैं कि ना एक कंसर्न ऑफिसर जो है, अगर किसी भी ऑफिसर ने इसको बुलाया लेकिन वो बंदा हाजिर नहीं हुआ तो अभी इसको ऑफेंडर ही कहेंगे, ऑफेंस ही हुआ। वो कहते हैं एक कंसर्न ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहता है किसी भी चीज़ को मशकूक है वो कहता है कि ना तुम्हारी जो दुकान है इलीगल है। वो कहेगा नहीं कि मेरी इलीगल नहीं है, वो कहेगा कि मैं इसका एग्रीमेंट बताओ मुझे किस चीज़ के काम कर रही है, फिर लाइसेंस दिखाओ मुझे। अगर वो लाइसेंस दिखा देता है फिर तो ठीक है, अगर लाइसेंस नहीं दिखा सकता वो, या फिर वो जो उसको जो सबूत चाहिए तो वो नहीं दे सकता ना, तभी वो क्या करेगा, ऑफेंस कहलाएगा। ठीक है, अगर वो कोई भी मालूमात देने से कासिर है तो भी वो क्या करेगा, वो ऑफेंस कहलाएगा। या फिर उसके बाद ऑफर रेजिस्टेंस इन टेकिंग ऑफेंस, अगर कोई भी ऑफिसर आके कोई काम करता है, कोई एक्शन लेते हैं, उसके खिलाफ जो मतलब स्टेप लेते हैं, जो लोग स्टेप लेते हैं वो क्या कहते हैं, ऑफेंडर कहलाते हैं। ये भी एक ऑफेंस में आता है। या फिर वो क्या कहते हैं, ऑफिसर्स जो होते हैं अपने उसके काम में रुकावट बनते हैं, उसके काम को करने नहीं देते तो भी ऑफेंस कहलाता है। या फिर किस चीज़ का ऑब्स्ट्रक्ट रुकावट बन जाते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं कि उनके जो कंसर्न ऑफिसर होते हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मतलब कोई भी ऑफिसर हो सकता है जो 11वीं स्केल से ऊपर तक के जितने भी ऑफिसर हैं सारे, उनको काम करने में मुश्किलात पेश हो रही हैं तभी उनको ऑब्स्ट्रक्ट कहेंगे। उसके बाद इनक्रोच अपॉन स्टेट प्रॉपर्टी, जो स्टेट प्रॉपर्टी है वहाँ पे अगर कोई रुकावट बनती है तब भी ऑफेंस कहलाता है। उसके बाद अगर रिमूव एनी मूवेबल स्टेट प्रॉपर्टी विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, किसी भी अगर लॉफुल जो अथॉरिटी होती है ना, वो मतलब जो कानून के रखवाले होते हैं, वो किसी भी स्टेट विदाउट लॉ अथॉरिटी मूवेबल स्टेट को रिमूव कर सकती है। अगर वो नहीं करने दे रहे तो भी वो क्या करेंगे, अगर रिमूव एनी मूवेबल स्टेट प्रॉपर्टी, स्टेट की जो प्रॉपर्टी है उसके मूवेबल है उसको रिमूव कर देते हैं किसी भी अथॉरिटी कानून के बगैर, तो वो क्या करते हैं, वो भी ऑफेंस कहलाता है। उसके बाद ईपीओ को ओबे नहीं करते, या फिर एब्सोल्यूट ऑर्डर को ओबे नहीं करते, या फिर उनको बाद रिमूवल ऑर्डर्स भी आते हैं उनको भी ओबे नहीं करते, तो भी एक ऑफेंस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ये जे तक आई जे के एल तक है। ठीक है, उसी में कहते हैं कि शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस इम्पनिशेबल, उसको जो गिल्टी क्लियर होगा ऑफेंस करेगा उसको सज़ा मिलेगी, उसके बाद कैद भी हो सकती है जो 6 माह तक हो सकती है उसमें ये। उसके बाद 3,000 रुपये 300,000 आर बोथ 300,000 तक या फिर दोनों सज़ा भी हो सकती है, एंड उसको जुर्माना भी हो सकता है। उसके बाद ऑफेंसेस बाय कंपनी, पहले तो हमने पढ़ ली ऑफेंसेस की कैटेगरीज। अब देखें, अब पढ़ते हैं कि ऑफेंसेस बाय कंपनी, अगर कंपनी की तरफ से कोई ऑफेंस हो जाए तो तब क्या होता है। ठीक है, वेयर एन ऑफेंस ऑर्डर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय कंपनी, अगर एक कंपनी की तरफ से ना कोई ऑफेंस हो जाता है उसके बाद जो होते हैं ना उस कंपनी को क्या किया जाता है, उसको पनिशमेंट की जाती है। कंपनी शैल बी लायबल टू पनिशमेंट ऑफ फाइन, उसको फाइन किया जाता है, कॉस्ट की जाती है, अदर कंपनसेशन स्पेसिफाइड फॉर द ऑफेंस, ऑफेंस के लिहाज से उसको क्या कहते हैं, कंपनसेशन भी दी जाती है। ठीक है, अगर वो कहते हैं व्हेन इट इज़ प्रूव्ड दैट ऑफेंस इज एट्रीब्यूशल टू एनी निगलेक्ट इन द पार्ट ऑफ एनी डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी सच डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर लेवल टू पनिशमेंट, अगर या तो कंपनी की तरफ से होते हैं तो उसको क्या, अगर कंपनी के अंदर मौजूद जो लोग होते हैं जिसमें मैनेजर आते हैं, डायरेक्टर आ जाता है, सेक्रेटरी आ जाता है, या फिर कोई भी ऑफिसर हो जाता है कंपनी का, उससे कोई मिस्टेक हो जाती है या उसको वो कोई ऑफेंस करता है तो उसके ऊपर काम किया जाएगा, उसको सज़ाएँ मिलेगी। ठीक है, इसमें कंपनी से मुराद है बॉडी कॉर्पोरेट, इसमें बिजनेस वगैरह आ जाते हैं, इंक्लूड ए फिर्म और एनी अदर एसोसिएशन पर्सनस, इसमें लोग भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, आगे पर्सोनेटिंग ए मेंबर ऑफिसर आर एम्प्लॉय is whether a pretend to hold any particular post or office as a member। अब इसकी बात हो रही है कि एक बंदा जो है जिसके पास ना पार्टिकुलर पोस्ट होता है या ऑफिस होता है, ऑफिस का कोई मेंबर होता है, ठीक है, ऑफिसर होता है, या भी कोई इस एक्ट के तहत जो हायर अपॉइंट किया जाता है वो एम्प्लॉय होता है ना, वो कहता है कि डज नॉट होल्ड सच ऑफिस और फॉल्सली पर्सोनेट एनी अदर पर्सन होल्डिंग सच ऑफिस एंड इन सच एज्यूम्ड कैरेक्टर डज और अटेम्प्ट टू डू एनी एक्ट अंडर कलर ऑफ सच ऑफिस सच shall be liable to be punished under section 170 of Pakistan Penal Code 1860।
वो कहते हैं कि एक बंदा एक मेंबर जो है, कोई भी ऑफिस का मेंबर है या ऑफिसर है या कोई भी एम्प्लॉई है, वो क्या कहता है कि ना किसी भी ना सच ऑफिस, नोइंग दैट ही डज नॉट होल्ड सच ऑफिस, इस तरह का किसी भी ऑफिस में उसको नहीं रख सकता, या फाल्सली पर्सनेट एनी अदर पर्सन होल्डिंग सच ऑफिस, या किसी भी ऐसे बंदे के पास नहीं जा सकता, उसके बाद पर्सनेट नहीं कर सकता जो जिसने गलत तरीके से कोई ऑफिस को रखा हो। और इस मेंबर के तहत, ठीक है, उसके मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी। अब मिसयूज़ की बात करें तो आगे आता है कि अगर किसी ऑफिसर या कोई भी एम्प्लॉय, उसके पास ये जिम्मेदारी होती है कि वो इन्फोर्समेंट करे, रेगुलेशन करे। उसके बाद अगर अंडर द एक्ट कंप्लेन भी हो सकती है, ठीक है। हु एक्सरसाइज पावर बायॉन्ड हिज अथॉरिटी, ये अथॉरिटी के हद से बढ़ के अपनी पावर्स को दिखाता है, ठीक है। इंटर सर्च एंड प्रीमिसेस विदाउट लॉफुली अथॉरिटी, मतलब किसी भी कानून के बगैर किसी को के बाद क्या करता है, वो क्या करता है, सर्च चीज़ इंटर होता है या फिर सर्च करता है रीज़नेबल काज के लिए, या बेशक वो सही बात के लिए हो, या वैक्सीनेशन अननेसेसरी सीज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी रीज़न, और किसी की वजह से गैर ज़रूरी क्या करता है, किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी शख्स की प्रॉपर्टी को सीज़ कर देता है, ठीक है, या अननेसेसरी किसी बंदे को अरेस्ट कर लेता है, उसको डिटेन करता है, या फिर सर्च करता है या अरेस्ट कर लेता है किसी भी पर्सन को जो इलीगली होता है, या फिर अनएथिकली, या फिर लॉफुली क्या करते हैं कि अथोराइज अनएथिकली, जो अथॉरिटी होती है उसकी तरफ से कोई परमिशन नहीं होती, लेकिन वो किसी भी कानून में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, बगैर किसी कानून के उसको अपनी हिरासत में ले लेता है या फिर किसी चीज़ पे कब्जा कर लेता है, तो वो क्या होता है, उसको ये मिसयूज़, अथॉरिटी का मिसयूज़ करता है। या फिर वो क्या करता है कि वो अगर उस ठीक है उस अरेस्ट कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करता तो भी लॉफुली एक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है कि ना वो क्या उसके पास क्या करता है कि उसके बाद फॉल्टी या डिफेक्टिव इंस्पेक्शन, या फिर वो क्या इंस्पेक्शन करता है वो गलत करता है, या इन्वेस्टिगेशन करता है वो भी उसमें भी फॉल्ट होते हैं। उसके बाद वो स्टेटमेंट देते हैं जो किसी भी केस को मिसलीड कर सकता है, ये इन्फॉर्मेशन होती है वो गलत हो सकती है। उसके बाद ये कहते हैं कि ना उसके बाद या तो फिर उसने ऐसे इंपॉर्टेंट जो कानून की जो इम्पोर्टेंट बनते रूल्स बनते उसको निगलेक्ट किया हो, या फिर उसको खिलाफ वर्जी किया हो। उसके बाद किसी के रूल्स को मॉडिफाई कर दिया हो, या उसके इंस्ट्रक्शंस पे अमल ना किया हो। उसके बाद उसको जो ऑर्डर्स मिलते थे उसके उसमें फॉलो ना किया। उसके बाद कहते हैं कि ना अगर उसने अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपर तरीके से अंजाम ना दी हो, उसके बाद उसने मज़ीद अपने लोगों के साथ कोऑपरेट ना किया हो, उसके बाद उसने अपने आप किसी ऐसे तरीके में फंसा लिया हो जो इसके ख़िलाफ़ नहीं बनता, जिस कवानीन के मुताबिक इस चीज़ में नहीं अमल करना चाहिए था, लेकिन उसने अपने तरीके से उसमें इंटर हो गया हो, उसमें मुलविस हो गया, तो इसकी खिलाफ वर्जी होगी। ये सारे जो तरीके हैं ये मिसयूज़ अथॉरिटी में आते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या वो बंदा भी क्या होगा, ऑफेंस में कंसीडर होगा, उसको भी सज़ा मिलेगी, ठीक है। उसकी सज़ा भी 6 महीने तक हो सकती है, या फिर एक्सेंट पर चल सकते हैं ₹100,000 और बहुत, या तो फिर उसको 100,000 है उसको जो रुपये की सज़ा मिलती है, या फिर दोनों।